हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 7 करेंगे। तो इससे पहले के सभी 6 टेस्ट आपने लगा लिए होंगे दोस्तों। तो 6 टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आप अगर नहीं लगाए हैं तो उन टेस्ट को जाके लगाओ, तो आपकी तैयारी में कुछ अलग ही निखार आएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ, इस प्रकार का पेपर आएगा तो मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, पेपर भी बनाने वाला होता है जो भी एग्जामिनर, वो पेपर को इस तरीके से बनाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आए, उसमें से वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है कि एक तो लगभग स्टूडेंट उसको कर लेते हैं और एक जो जिसकी तैयारी बेहतरीन है वो कर पाता है। तो इसके अंदर कम से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। उन क्वेश्चन के पीछे ज्यादा नहीं भागना है आपको, इनको पहले करना है। अगर इनको आपने कर लिया पहले तो इनमें आपके पास टाइम बच जाएगा, फिर तो आप अपने आराम इसको कर लोगे। ठीक है, अब ये 3-4 क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? कोई कैलकुलेशन वाला होता है, किसी का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी होता है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैंने करवा रखी है, एएलपी की सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों करवा रखी है, एनटीपीसी की सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों की सीरीज चल रही है। ओके, तो इसके अपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 10, 12, 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? दोस्तों, आप वीडियो को रोको, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो जो आसान सवाल है उसको मैं थोड़ा सा स्पीड से करवाता जाऊंगा, और जो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है उस पर आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। अब ये तो डेली रूटीन का सवाल है, पता ही है आपको। ए बी सी 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। कहता है कि 60 लीटर की टंकी है, तीनों नलों को लगा दें तो कितना हो जाएगा टोटल? 6 और 5 11 और 4 15। इसका मतलब कितने घंटे में भर देगी? 4 घंटे में। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपनी गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या था? ये पूछ रहे हैं दोस्तों क्या, कि एक तो ये अपनी 60% गति, मान लो उसकी फुल स्पीड थी वो 100% थी, मान लो, है ना। अब ये कहता है 100 नहीं चल रहा, 60% को आप चेंज कर लो दोस्तों, 6/10 लिखोगे ना, 60/100 कट जाएगा, ये 3/5। मतलब इसकी ओरिजिनल स्पीड 5 थी, अब कितने स्पीड से चल रहा है? 3 से। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों? इसका उल्टा होगा, तो 3:5 हो जाएगा। अब बताओ कितना ज्यादा लग रहा है? 2। 2 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी? 1 घंटा 40 मिनट। तो 40 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर दो, ये कितना आएगा? 2 और नीचे आ गया 3। तो 1 + 2/3 आ गया, तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। ये अंतर है, इतना अधिक टाइम लगा, 5/3। ठीक है, आपको पूछे सामान्य समय, सामान्य समय कितना था? 3 पार्ट, तो 3 की वैल्यू निकाल दो। तो 5/3, ये 2 नीचे आएगा और गुणा में क्या होगा? 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/2, मतलब 2 सही 1/2 आवर। तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2 सही 1/2 आवर आना था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या कर सकते हो आप? देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो यही दोस्तों, आप इसको आराम से इसको कर लोगे। एक निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में ब्याज साधारण ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा? देखो दोस्तों, जब भी इस प्रकार का, देखो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल होता है उसमें होता है कि वो अमाउंट बन जाएगी, लेकिन इसमें बोला है कि ब्याज इतना हो जाएगा। इसका मतलब 5 रुपए कोई अमाउंट थी तो वो 6 रुपए क्या हो गया? अमाउंट नहीं हुई है ये कंफ्यूजन होती है। 6 रुपए इसका ब्याज बना है दोस्तों, 6 रुपए क्या बना इसका? ब्याज। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी टोटल? कितनी हो जाएगी? 11।
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, टाइम। तो वैसे तो आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है एस आई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है, 6 रुपये। किस पर, देखो 5 पर, गुणा में आर कितनी है 20, गुणा में टी ज्ञात करना है, अपॉन में 100, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, 5 से 5 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 साल, सॉरी 6 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य, मान लो दोस्तों अंकित मूल्य एमपी मान लिया आपने, इस पर आपने 25% की छूट दी, इसका मतलब 1/4, मतलब 4 पर 1 की छूट थी, 3/4 में बेचा। 15% की छूट दी, इसका मतलब 3/20, 20 पर 3 की छूट दी, कितने में बेचा होगा, 17/20 में। कितने में बेचा, दो छूट के बाद, 612 में, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 17 से काटो, 17 तिये 51, 17 छः 102, 3 से इसको काटा तो कितना आएगा 12, 12 तिये 36 होते हैं ना, 20 चौके 80 और 12 8 96, तो 960 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट, दोस्तों बिल्कुल आसान है। 50 का एसपी बराबर है किसके, 42 के सीपी के। यहाँ से 2 से काटा 21, 2 से काटा 25, तो सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। यहाँ से देखो सीपी ऊपर रखा है, एसपी नीचे ले गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 21। तो कितने का हानि हुई है, 4 की, कितने पर, 25 पर, गुणा में 100% है, ठीक है। इसको काटा 4, 4 चौके 16% की क्या हुई है दोस्तों, हानि हुई है। देखो 4 रुपये, देखो कितना अंतर है, 25 में खरीद के 21 में बेच रहे हैं, 4 की हानि हुई है। किस पर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, तो अपने क्रय मूल्य रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ए की आय है बी की आय से 50% अधिक है। देखो इनकम दे रखी है दोस्तों, ए की आय है बी की आय से 50% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी की आय से इसकी आय 100 रुपये है, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 50% अधिक, मतलब 150 रुपये हो जाएगी। यदि ए की आय में 40% वृद्धि, ठीक है 40% की वृद्धि करनी है, और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, ठीक है 90% कर दो, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। अब देखो 40% करो या ये इसका 140 निकाल दो, 40 पर 15 चौके 60 आएगा, इसमें ऐड कर दो 210 हो जाएगी इसकी इनकम, ओके। इसकी 190 हो जाएगी। अब ये टोटल कितनी होगी, आप बोलोगे सर 300, ये होगी 400, 400 रुपये। यहाँ पर टोटल कितनी थी, 250 थी। अब 250 से कितनी होगी, 400, कितने की वृद्धि हुई है, देखो दोस्तों 150 की, किस पर, 250 से, गुणा में 100%, 50 दिए और 50 पाँच, 3/5 कितना होता है 60, इसका मतलब 60% इसकी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक ये लिखा गया, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन थे ये था 5 की पावर 124 इंटू 124 की पावर 5, इसका आपको यूनिट डिजिट पूछा है कि क्या आएगा। देखो आपको इसमें क्या करना है, देखो जब भी आपको पता है 0 1 कौन सा होगी 5 और 6, इनकी पावर आप कितनी करो, 0 की पावर n करो, 1 की पावर 5 की पावर कितनी भी करो, सेम अंक आने हैं, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 आएगा। इसमें देखो 5 की पावर आप कितनी करो, तो इसका मतलब इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। 4 का नियम होता है दोस्तों क्या, एक तो ओड पावर हो 4 की और एक इवन पावर हो 4 की। आप देखो ओड पावर का मतलब विषम पावर है, तो 4 की पावर 1 रख लिया करो, और इवन पावर है 4 की पावर 2 रख लिया करो, 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आएगा, इसका 4 एकम 4 आएगा, बस ये दो ही चलेगा, 4 6 4 6 4 6, ओके। तो ओड पावर है तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 5 20, इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 0, ठीक है। नेक्स्ट, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या है जो 72 से डिविजिबल है, तो 5 6 5 6, यहाँ पे x दे दिया, मान लो ये 5 2 है, ये किससे डिविजिबल है दोस्तों 72 से, इसका मतलब 9 इंटू 8 से डिविजिबल होगी। देखो 8 का नियम होता है कि पीछे के 3 अंक देख लो, लेकिन इसमें 3 अंक x है, x का पता नहीं क्या वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले आप 9 से चेक कर लो इसको। 9 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब ये संख्या डिविजिबल होगी। आपको दे रखा है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9 से भी ये डिविजिबल होगी। इसको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 11 22,
22 और 5 27, 27 और 2 29, इसका मतलब 29 प्लस का x। ओके, नीचे कितना है 9। 29 में कितना ऐड करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? आप बोलो सर देखो 7 ऐड कर दो यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये 36 बन जाएगा, और 36 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7। अब आपने 7 पुट कर दी 9 के अकॉर्डिंग, अब 8 का डिवाइड करके देखो इन तीनों में कितना 8 का, 8 नहीं 72, 3 8 चौके 32 जा रहा है, इसका मतलब क्या पूछा है आपको x के किस मान के लिए, तो x की कितनी वैल्यू पुट करी आपने 7। नेक्स्ट, किसी शंकु की त्रिज्या 20 है, ऊंचाई x 21 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो शंकु आपने इस प्रकार बना लेना है रफसा, ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। ये कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो लगते ही आपको ये भी पता हो जाना चाहिए क्या 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है। और अगर ना निकालना है तो दोस्तों समकोण त्रिभुज है ये 20 है, ये 21 है ना, आधार ये क्या है लंब, ये कर्ण निकालना है आपको। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे ये निकल जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20, एल कितना है 29, और आर कितना है, सॉरी आपको क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 20। इसका मतलब ये तो निकाला आपने 29 और ये है 20, तो इनको ऐड करो कितना बनेगा 49। यहाँ से 7 तो 7 49, 7 दूनी 14 140, 14 को 22 से गुना करके देखो 28, और 14 दूना 28, 803, तो 3080 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, cos a इक्वल टू 5/13, तो tan स्क्वायर a प्लस सेक्स स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से आपको क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो अब इसके अंदर आपको कोस की वैल्यू दी है, तो कोस ए बराबर कितना होता है, आप बोलो सर ये होता है आधार बटे लंब, तो 5 बटे कितना है 13 है। ओके, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सॉरी कर्ण तो दे ही रखा है ना, ये कर्ण होता है लंब नहीं होता। तो आपके पास क्या बच गया लंब बच गया, तो लंब कितना आ जाएगा 12। तो तीनों चीजें आ गई आपके पास। 10 क्या होता है लंब बटे आधार इसका होल स्क्वायर, प्लस सेक्स स्क्वायर क्या होता है कोस का उल्टा, देखो इसका निकालने की जरूरत ही नहीं, ये 13/5 कर दो, तो ये 13/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब देखो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 13/5 का होल स्क्वायर, इनको ऐड करो 144/5 25 हो गया, नीचे यहाँ भी 25 है, तो ये 169 हो जाएगा। जब दोस्तों आपको पता चल जाए कि नीचे बेस है, मैं तो इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे कैलकुलेशन इस प्रकार होनी चाहिए। आपको पता है कि नीचे 25 ही आना है दोनों में, है ना, यहाँ 144 हो गया, ये 169 हो गया, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखा करो, सीधा जोड़ना 9 और 4 13। देखो यहाँ पे इकाई अंक 3 आ रहा है तो जोड़ना ही पड़ेगा, 10 और 1 11, 13 आ रहा है क्या, 13 में कितने एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा बस। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये करना है। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से जिनका एवरेज 22 है तो टोटल कितना होगा 66 हो जाएगा। इस प्रकार साथ साथ क्वेश्चन करना है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। यहां से दोस्तों पहली संख्या ज्ञात करनी है, यहां से आपको लाइन क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, ये बोल रहा है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का, इसका मतलब किसका, पहली दो संख्याओं के योग का, इसका मतलब नीचे वाला है वो पहली दो संख्याओं का योग है, तो दो संख्याओं का योग तो ये हो गया, तो तीसरी संख्या ये देती पहली संख्या, है ना, अन्य दो संख्याओं का योग तो दे ही दिया ना इसने, और ये दे दिया इसने कि एक पहली संख्या ये क्या है, इसका दो संख्याओं के योग का 3/8 है ना, तो ये 3 है पहली संख्या, और दो संख्याओं का दे ही रखा है आपको योग, तो 8 और 3 11, तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 66, एक की वैल्यू होगी 6। क्या पूछे है पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 6 के 18 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका रेशियो मेथड। दूसरा देखो टोटल आपने निकाला तीन संख्याओं का a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 66 आएगा। ये बोला कि पहली संख्या मान लो a थी, अन्य दो संख्याएं b प्लस सी का 3/8, तो 3/8 कर दो, यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से a और b का रेशियो बनेगा a/b प्लस सी बराबर कितना दोस्तों 3/8। अब बताओ a b c तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 11, 11 की वैल्यू 66 है, एक की वैल्यू 3 6।
आपको पूछा है पहली संख्या कौन सी है ए, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 छीके 18। ठीक है। नेक्स्ट, x रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है। देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों 7:12। बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है, बी और सी, ये हो गया 8:5। ठीक है। ए और सी के अंतर दे रखा है, तो सबसे पहले ये एक अनुपात बनाओ, 7/2 56। यहाँ देखो इसके 8 के नजदीक 8 खाली है तो ये 8 लगा दो, यहाँ खाली जगह है तो इसके नजदीक क्या है, खाली के ये 12 है तो 12 लगा दो। अब इस प्रकार गुणा करो तो ये कितना बनेगा, 12 7/2 56 ही बनेगा, 7/2 56, 12 96 और 12 60। इसने बोला है ए और सी का अंतर कितना है, 4। 4 की वैल्यू दे रखी है 214, 1 की वैल्यू 4 5 20। ठीक है। एक पूरा पूरा नहीं जा रहा है क्या, 214 ही है ना, ठीक है कोई बात नहीं। इसको आप पूरा डिवाइड मत करो, 214/4 कर लो। आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको पूछा है x की वैल्यू। ठीक है, तो टोटल पूछा है, टोटल इनको ऐड कर लो, 60 और 50 110, 110 और 90 200, 200 और 12 212, तो 212 की वैल्यू पूछी आपको। तो 4 से काटो, 4 5 20, 4 3 12, 3 चौके 12, इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो ये चेक कर लेना आप, इसको गुणा करके आ रहा है क्या, लेकिन जब से देखा है कि 4 3 12, इसका मतलब इसका ऑप्शन यही होगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में, ठीक है, ठीक है, ए अकेले उस काम को 18 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 36, 12 3 36, 18 दूना 36, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 2 गया 1 आएगी, 36/1 करोगे कितना आएगा, 36, फिर आंसर आ जाएगा। दूसरा दोस्तों इसका तरीका है, देखो a प्लस बी का दे रखा है और a का दे रखा है कितना 12 और इसका 18, ये चीज दी हुई है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो, 12 × 18। नीचे क्या करना है, आपको b का निकालना है, तो देखो a प्लस बी में से आप ये a माइनस करोगे ना, है ना, तब ये b बचेगा। देखो a प्लस बी माइनस a करो, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। आपको तो b की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इनका अंतर कर दो बस, 6 दूनी 12, 18 दूना 36, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। देखो 7 वर्ष पहले, 3 चीजें बनाते हैं अपने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, तो 7 साल पहले है तो 7 लगा दो, 8 वर्ष बाद, इसका मतलब आज से 8 साल बाद, इनका अनुपात 9:10 है। देखो अंतर कितना हो गया, 1 प्लस है 1 माइनस है, इसका मतलब अंतर हो गया दोस्तों 15 साल। ठीक है, यहां से अंतर देखो सेम आ रहा है क्या, 4 और 5, 5 और 5, इसका मतलब अंतर आ रहा है 5, तो 5 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 15, ये रही, है ना। यहाँ पे रेशियो का अंतर 5 है, तो यहाँ पे कितना अंतर है सालों का, 15, तो 5 की वैल्यू 15 होगी। आपको पूछा है उनकी आयु का अंतर, कितना अंतर आएगा दोस्तों, एक अंतर यहाँ पे, एक अंतर यहाँ पे, इसका मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब इनका अंतर कितना आया, 3। रियल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया, आप और आपके फादर हैं। ठीक है, जब आपका जन्म हुआ, मान लो आपके फादर की एज 25 साल थी, तो आप तो 0 साल के थे। उसके बाद आप 10 साल के हुए, तो आपके फादर की एज भी तो 10 साल बढ़ी होगी। आप देखो यहाँ से 10 साल ऐड हुए हो, है ना, 10 साल बाद है, तो आप ये 35 की हो जाएंगी। यहाँ अंतर 25 का था, यहाँ भी 25 का रहेगा। आगे आप ये 1000 साल बाद जाओगे तो भी अंतर सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो जब भी दूरी हो दोस्तों जोड़ लिया करो, 342 इसमें डायरेक्ट जोड़ी, कितनी आई 0, 4 और 3 7 और 1 8, ये आगे 780, ये दूरी है। अब 54 की स्पीड से जाएगा, देखो दूरी बटे चाल, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा किया, तो 5 18 ऊपर चला गया, 18 एकम 18, 18 तिये 54, 5 तिया 15, 15 का इसमें डिवाइड करो, 15 5 75, 3 15 2 30, तो 52 सेकंड इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट, 6 पुरुष किसी काम को 14 घंटे में, इसका मतलब 6 मेल किसी काम को 14 घंटे में, 4 घंटों में इस सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। देखो 4 घंटे में करनी है बस, ये काटो 2, ये आगे 7, 2 से इसको काटा 3, 3 7 21। ओके, MDH वाला फॉर्मूला रखा है दोस्तों, M1D1 बराबर M2D2। चलिए नेक्स्ट पे,
यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का रेशो, मान लो एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ये कहते हैं इस संख्या का 60% को आप डायरेक्ट 6/10 लिखा करो दोस्तों, बताया आपको। बी अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है तो बराबर कर दो, 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 एकम 2, 2 5 10। यहाँ से ए और बी का रेशियो बना दो, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 बटे कितना आ गया 7, तो 5:7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितने हैं, 30 और 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो आपको बोला है एलसीएम 30, एचसीएफ 5। अब देखो इनका योग दे रखा है किसका, संख्याओं का। मान लो दोस्तों आपके पास दो संख्याएं, इनका अनुपात दे रखा है x और y, एक संख्या x और एक y, इनका रेशियो है। अगर आपके पास क्या है, h की वैल्यू 5 है तो जो ओरिजिनल संख्या कितनी बनेगी, 5x और 5y बनेगी। यही होता है ना, एचसीएफ का गुणा करते हैं तो ओरिजिनल नंबर बन जाता है। इनका योग दे रखा है दोस्तों 5x + 5y इक्वल टू कितना, 25। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, ये अंदर वाला 5 हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा x + y बच जाएगा। 5 से इसको 5 से काट दो, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बचेगी। अब अंतर पूछा है दोस्तों, तो अंतर कैसे निकालोगे, आप देखो इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 30। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 5xy एलसीएम आएगा, बराबर किसके होगा, 30 के, है ना। x × y बराबर कितना आ गया, 6। अब आपको देखना है कि x + y दोनों को जोड़ने से 5 आना चाहिए और गुणा करने से 6 आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट देख लो कि सर 2 और 3 करेंगे, 2 3 6 बन जाएगा, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है एक संख्या x और y, x मतलब 2 है तो y कितनी है, 3 है। ओके, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अंतर पूछा है तो अंतर कितना आ गया, 5 अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है दोस्तों, ठीक है, उनका मैस है एचसीएफ 13 है तो लेसएफ ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों, मतलब ये कटने के बाद है, यहाँ से आपने अब देखो संख्या निकालनी है तो देखो अभी अपने गुणा किया 13 7 91 और 13, इसको कितना आएगा, 13 7 13 × 11 ही कर लो, चलो 132 आएगा क्या, देख लेंगे। अब इसका क्या पूछा है आपको, एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का देखो क्या आएगा, इसमें भी 13 × 7 है, इसमें 13 × 11 है, ठीक है, तो 13 तो कॉमन आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये तो दोनों में कॉमन आ गया, ये 7 बच गया, 7 आ गया, 11 बच गया, 11 आ गया, है ना। ये पूरा गुणा करोगे तो इसका आंसर 7 13 11, तो इसका एक जा एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखते हैं आपको इस क्वेश्चन को करने की, देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से इसको बताना कि हाँ सर ये इस प्रकार ये सवाल अपने कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों डेली एक टेस्ट आ रहा है, आपको इसका फ़ायदा उठाओ और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दीजिए। ओके, थैंक यू।